हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में। मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है, इसका क्या मतलब ये क्या होता है और इसका क्या सोर्स है और इसका रिसेप्टर कैसा है और इसका मेन एक्शन क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है, इसका एक्शन क्या है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कॉर्टिसोल नाम के एक हार्मोन होता है जो हमारा एक स्टेरॉयड हार्मोन है, जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा लेयर से सिक्रीट होता है। उस हार्मोन को हम बोलते हैं क्या, कॉर्टिसोल, जिसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, यहाँ के बारे में हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है हमारा एक, और जिसे हम सुप्रारेनल ग्लैंड बोलते हैं, उसका दो लेयर होता है, एक होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडला। जिनमें से मेडला से निकलता है कैटेकोलामिन्स, मतलब नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और डोपामिन। और कॉर्टेक्स के लेयर से, कॉर्टेक्स मेजॉरिटी पोर्शन कॉर्टेक्स होता है जी, जहाँ पे 3 लेयर्स और होता है, जिनमें से एक होता है जोना फेसिकुलेटा। इसके अलावा और क्या क्या था, GFR नाम के, मतलब जोना ग्लोमेरुलस था जी से, F से फेसिकुलेटस था और R से जोना रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलस से निकलता है एल्डोस्टेरॉन, फेसिकुलेटस से निकलता है हमारा कॉर्टिसोल जो कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, एल्डोस्टेरॉन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड था, और रेटिकुलरिस R से निकलता है एड्रिनल सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स, जो कि होता है क्या क्या था, एंड्रोस्टेनिडाइन और डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन सल्फेट। ओके, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ये हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। तो अभी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कॉर्टिसोल के बारे में। ये जो है हमारे ब्लड में मेनली प्रोटीन बाउंड स्टेट में रहता है। कितना परसेंट, 90 to 95% जितना इसका अमाउंट है, उसका 90 to 95% ये प्रोटीन बाउंड फॉर्म में रहता है। और किसके साथ बाइंड रहता है वो प्रोटीन, वो है हमारा कॉर्टिसोल बाइंडिंग प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन बोलते हैं हमसे, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के साथ बाइंड रहता है, जिसे हम CBG भी बोलते हैं। CBG मतलब कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, CBG। ओके, और इसका हाफ लाइफ होता है 60 to 90 मिनट्स। अब इसका रिसेप्टर देख लेते हैं। रिसेप्टर क्या है, मेनली इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जिसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर ही होगा, क्योंकि देखो ये एक स्टेरॉयड हार्मोन है। तो कोई भी सेल का ये जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये अंदर जा सकता है डायरेक्टली। इसका मतलब इसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में रहने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सेल के अंदर रहता है। अंदर साइटोप्लाज्म भी रहता है, न्यूक्लियस भी रहता है, ये न्यूक्लियस है। तो इसका रिसेप्टर मेनली रहता है साइटोप्लाज्म में, जिसे बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्टिसोल, ये आता है, मतलब कॉर्टिसोल ये सेल के अंदर डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में आता है। यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के साथ बाउंड होता है, जिसके बाद क्या फॉर्म करता है, HRC मतलब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये पे हार्मोन कौन सा है, इस कॉर्टिसोल रिसेप्टर मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये जाकर के न्यूक्लियस में जाकर के इसका एक्शन देता है। मतलब ये जो हमारा हार्मोन है, जो स्टेरॉयड हार्मोन कॉर्टिसोल, इसका मेन एक्शन न्यूक्लियस से ही होता है, लेकिन उसको पहले साइटोप्लाज्म में उसके अपना रिसेप्टर के साथ बाउंड होना पड़ता है। बाउंड होने के बाद वो न्यूक्लियस में मतलब जाता है, जाने के बाद वहाँ पे उसका फर्दर उसका जीन ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब उसका एक्शन दिखाता है वैसे न्यूक्लियस में जाने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मूव्स टू न्यूक्लियस, उसके बाद एक्शन दिखाता है। अब मेन पार्ट में आ जाते हैं, इसका एक्शन क्या है। तो देखो कॉर्टिसोल का जो एक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे, ये जो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉर्टिसोल का एक्शन, जिनमें से ये बहुत सारे टाइप्स के एक्शन दिखा सकते हैं। एक तो मेन है इसका मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में कौन सा हमारा जो 3 जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, ये 3 के मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। एंटी इन्फ्लामेटरी रोल है इसका, ब्लड सेल में कुछ चेंजेस आता है ब्लड सेल में, बोन में इसका रोल है। इसका इफेक्ट GIT में भी आता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन और परमिसिव एक्शन कुछ होता है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है मेटाबॉलिज्म में। अब मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं इसका। प्रोटीन मेनली कहाँ पे होता है, हमारा मसल में, मसल प्रोटीन। मसल में कॉर्टिसोल अगर काम करता है तो वो क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस करता है, मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, ये
एलानिन बनाता है, यहाँ से एलानिन रिलीज़ करता है। और क्योंकि प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब मसल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रहा है, इसकी वजह से मसल वीकनेस होता है अगर कॉर्टिसोल का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल कहाँ पे होता है? हमारा कुशिंग सिंड्रोम में। कुशिंग सिंड्रोम नाम के एक डिजीज़ होता है जहाँ पे एक्सेस कॉर्टिसोल रहता है इस सिचुएशन में। तब एक्सेस कॉर्टिसोल होने की वजह से मसल वीकनेस होता है। उसका मैकेनिज्म क्या है? उसका प्रोटियोलाइसिस मसल का। प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन ब्रेकडाउन। ओके, ये जो एलानिन रिलीज़ किया, इसका क्यों रिलीज़ किया? ये मतलब मसल का एलानिन रिलीज़ करके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कार्बोहाइड्रेट में। जानते हो क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या है? देखो, ग्लूकोनियो एंड जेनेसिस। ग्लूको मतलब रिलेटेड टू ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू, एंड जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, मतलब न्यू ग्लूकोज सिंथेसिस करता है। कहाँ से करता है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से अगर ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और यहाँ पे बेस्ट वो सबस्ट्रेट होता है एलानिन। एलानिन को ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ये ब्लड ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिसके वजह से ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता है। तो मतलब क्या है? डायबिटीज़ करने की पोटेंशियल रहता है ये हमारा। डायबिटीज़ मतलब क्या है? एक सिंड्रोम है जहाँ पे मेन सिम्टम होता है, जो सिम्टम नहीं, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब पॉइंट होता है उसका, वो होता है हमारा इंक्रीज्ड ग्लूकोज और हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया ये जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, ये कर सकता है हाइपरग्लाइसेमिया। किस प्रोसेस के थ्रू? ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। ओके, इसलिए हाइपरग्लाइसेमिक है। तो अगर एक्सेस कॉर्टिसोल हुआ तो उसके वजह से हाइपरग्लाइसेमिया और डायबिटीज़ भी हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं एड्रिनल डायबिटीज़। एड्रिनल डायबिटीज़। ओके, तो हो गया ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में। अब आते हैं लिपिड में। लिपिड मेटाबॉलिज्म में इसका दो टाइप का एक्शन हो सकता है। ठीक है, लिपिड में एक तो अगर एक्यूट एक्सेस हुआ, मतलब अचानक से कॉर्टिसोल का अमाउंट बढ़ने लगा, तब क्या होता है? ये लाइपोलाइसिस करता है। नेचुरली ये लाइपोलाइसिस ही करता है। कॉर्टिसोल अगर अचानक बढ़ने से लाइपोलाइसिस करता है, मतलब फैट का डिग्रेडेशन करता है, जिसकी वजह से ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज्ड फ्री फैटी एसिड्स। लेकिन ये जो एक्सेस कॉर्टिसोल है ये बहुत दिनों से बना रहा, मतलब क्रॉनिक एक्सेस रहा, तो उस सिचुएशन में ये लाइपोलाइसिस नहीं करता, इसका उल्टा प्रोसेस मतलब लिपिड सिंथेसिस करता है, जिसे हम बोलते हैं लाइपोजेनेसिस। क्रॉनिक एक्सेस में लाइपोजेनेसिस करता है, जिसके वजह से वेट गेन के सिम्टम्स आ सकते हैं। ओके, तो 3 मेटाबॉलिज्म में, मेन मेटाबॉलिज्म में इसका इफेक्ट देख लिया। इसके बाद आते हैं इसके फंक्शन में, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। इन्फ्लेमेशन ये बहुत ही हाई डोज में, लार्ज डोज कॉर्टिसोल का मतलब स्टेरॉयड का लार्ज डोज में ये एक स्पेशल इफेक्ट दिखाता है। क्या? एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। कैसे करता है वो? फॉस्फोलाइपेज A2 नाम के एक एंजाइम होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो हमारा सेल मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड वो सबस्ट्रेट पे ये फॉस्फोलाइपेज A2 ये काम करके क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये सब फॉर्म करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होता है, इन्फ्लामेशन को प्रोमोट करता है, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लामेशन को प्रोमोट करता है। और ये क्या काम करता है? लार्ज डोज में ये फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करता है, जिसके वजह से क्या होगा? हमारा जो इन्फ्लामेशन का जो मीडिएटर्स हैं ये इनहिबिट हो जाएगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, लेकिन ये लार्ज डोज में करता है। ओके, हो गया एंटी इन्फ्लेमेटरी, 2 एक्शन हो गया। थर्ड एक्शन क्या है? ब्लड सेल में इओसिनोफिल क्या हम जानते हैं, ये इओसिनोफिल को इनहिबिट करता है, मतलब उसका अमाउंट को डिक्रीज करता है। इओसिनोफिल जो है ये हमारा जो एक लिम्फोसाइट्स होता है इओसिनोफिल, ये हमारा एलर्जिक रिएक्शन में हाई होता है। एलर्जी करता है ना, एलर्जी कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए एंटी एलर्जिक एक्शन के लिए स्टेरॉयड को
कभी मतलब कॉर्टिसोल को, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को अभी हम दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्यों? इसका ईओसिनोफिल का काउंट ये डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से एंटी एलर्जिक एक्शन होता है। ठीक है। बोन में क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट। देखो बोन में 2 टाइप के मेन सेल होता है उसका फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन के लिए। एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट, दूसरा होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बोन को फॉर्म करता है और ये ऑस्टियोक्लास्ट बोन को मतलब उसका रिजॉर्प्शन करता है, बोन सेल को डिग्रेड करता है, बोन को। ठीक है। और ये क्या करता है? ये ऑस्टियोक्लास्ट को जाकर के एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से क्या होगा? बोन रिजर्प्शन प्रोसेस भी एक्टिवेट हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। बोन रिजर्प्शन एक्टिवेट होगा मतलब क्या? बोन वीक हो जाएगा, और वीक बोन में पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ज़्यादा होगा। ये फ्रैक्चर का साइन है। ठीक है। ये मतलब कोई हैशटैग नहीं है, ये फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर। जब हम ऑर्थोपेडिक्स पढ़ेंगे फ्रैक्चर, ये जो साइन है यूज़ करेंगे बोन फ्रैक्चर में। तो ये हो गया 3-4 टाइप का एक्शन। लास्ट में आ जाते हैं, आखिरी कुछ मिनिमम एक्शन है थोड़ा, जो है क्या? जीआईटी में, हमारा जीआईटी सिस्टम में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसीएल का सिक्रेशन इंक्रीज करता है, जिसके वजह से क्रॉनिक उसका एक्सेस की वजह से वो हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकता है, पेप्टिक अल्सर। और रिप्रोडक्टिव फंक्शन में क्या होता है? कॉर्टिसोल जीएनआरएच हार्मोन को इनिबिट करता है, जिसके वजह से अगर जीएनआरएच हार्मोन अगर इनिबिट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? एफएसएच और एलएच भी इनिबिट होगा, जिसके वजह से क्या होगा? मेल में टेस्टोस्टेरॉन, मतलब मेल में टेस्टोस्टेरॉन और फीमेल में वो हमारा इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब ये नेगेटिव रेगुलेटर होता है हमारा गोनाडोट्रोपिन, मतलब एक्स, मतलब हमारा रिप्रोडक्टिव एक्सिस में ये इनिबिशन का काम करता है। ठीक है। रिप्रोडक्टिव फंक्शन में नेगेटिव इन्फ्लुएंस करता है नेगेटिवली। और परमिसिव एक्शन क्या होता है? जो कैटेकोलामिन्स होता है हमारा सर्कुलेटिंग कैटेकोलामिन्स, मतलब एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, इनमें से जो एपिनेफ्रिन है इसका एक्शन को फैसिलिटेट करता है। कौन सा एक्शन को? ब्रोंको डायलेशन एक्शन को। देखो हमारा जो ब्रोंकस होता है, ब्रोंकस एयरवे, ठीक है, ब्रोंकस के एयरवे जो है वहाँ पे बीटा-2 रिसेप्टर होता है, और बीटा-2 रिसेप्टर में हमारा जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये काम करके अगर काम करता है तो इसमें क्या होता है? ये ब्रोंको डायलेशन हो जाता है। ठीक है। ब्रोंको डायलेशन हो जाता है, ज़्यादा उसका मतलब हमारा जो ल्यूमेन का साइज़ बड़ा हो जाता है, डायलेट होता है। इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अगर कोई सिचुएशन में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो वहाँ पे एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये ब्रोंको डायलेशन का काम करते हैं, जहाँ पे हम ये जो कॉर्टिसोल है बाहर से अगर हम देते हैं तो वहाँ पे ये काम में ये फैसिलिटेट करता है, डायरेक्टली काम नहीं करता है। मतलब ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कोई रिसेप्टर तो यहाँ पे नहीं रहता है, लेकिन ये जो यहाँ पे जो रिसेप्टर है, किसका रिसेप्टर है? नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का रिसेप्टर है, बीटा-2 रिसेप्टर। उस रिसेप्टर में इसके काम को और भी मतलब एक्सेलरेट करता है, फैसिलिटेट करता है उस एक्शन में। ठीक है। तो यही था हमारा कुछ कॉर्टिसोल या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का मेनली हम इसमें एक्शंस ही देखें, और एक्शन ही मेन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।